किसी को नहीं बोलेंगे, मोदी को ही बोलेंगे जो मोदी के खिलाफ है। नेशनल मीडिया के लिए भड़काऊ भाषण देते, जितना आप हमको बोलेंगे ना हमको उतना फायदा पहुंचने वाला। दाढ़ी वाला आदमी कोई बैलेंस हो सकता है मैडम? ये लोग नफरत पैदा करते हैं, क्यों नफरत पैदा करते हैं? आप जो बीजेपी के खिलाफ है वो जमहूरियत के साथ है, समझौता बमराज, मगर जितने क्यों थे वो आपके महबूब। मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम अहलिया ने महिला से गुजारिश कर रहे हैं 11 अप्रैल को मजलिस वोट देकर कामयाब करिए। ऊंचा कद, काली दाढ़ी और लंबी शेरवानी अख्तियार किए हुए ये वो शख्स है जिसने नवाबों की नफासत वाले हैदराबाद के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की सियासत के सीने पर अपना पांव धर दिया। असदुद्दीन ओवैसी को आज किसी पहचान की दरकार नहीं। यूं तो ये पिछले 3 चुनावों से हैदराबाद सीट पर काबिज होते आए हैं, लेकिन यह तथ्य महत्वाकांक्षा से लबरेज और लाइमलाइट को शदीद पसंद करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पहचान का महज एक हिस्सा भर ही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ओवैसी की छवि वास्तव में एक बेहद विवादास्पद नेता की है। इन्हें भड़काऊ बयान देने के लिए जाना जाता है। आए दिन अपने बयानों से देश के सियासी हलकों का तापमान बढ़ाने वाले ओवैसी शुरुआत से ही खुद को मुसलमानों के झंडा बरदार के रूप में स्थापित करने की रणनीति अपनाते आए हैं। बात 3 तलाक बिल की हो रही हो या फिर हज सब्सिडी खत्म किए जाने पर चर्चा, ओवैसी हर मुद्दे पर बेहद तीखे लफ्जों में अपनी राय जाहिर करते आए हैं। ट्रिपल तलाक बिल पर संसद में हुई बहस में ओवैसी ने पूरी बेबाकी से इसका विरोध किया। This bill, if it is passed, will be an injustice to Muslim women, will lead to abandonment of Muslim women. What the bill is required is to make a law wherein 20 lakh women who are abandoned by married people who do not belong to Muslim community, which also includes our Bhabhi in Gujarat, should be given justice, madam. It is not being done by this bill. अपनी पार्टी के इकलौते सांसद ओवैसी का कुछ ऐसा ही तेवर 20 जुलाई 2018 को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी देखने को मिला था। क्या आप कांग्रेस मुक्त चाहते हैं या मुसलमान दलित मुक्त भारत चाहते हैं? ये आपकी पॉलिसी के खौफ का एक माहौल पैदा कर दिया मुल्क में, नफरतों की दीवारों को उठा दिया गया। ये हुकूमत जबर, तशद्दुद और खौफ पैदा कर। खुद को खालिस राष्ट्रवादी मानने वाले ओवैसी आए दिन प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी पर भारतीय समाज के ध्रुवीकरण का इल्जाम लगाने से भी नहीं चूकते। ये अपीजमेंट है, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी का अपीजमेंट है कि सिर्फ 200 करोड़ का बाजा बचा रहे हैं, बल्कि महाकुंभ के लिए आपने 1150 करोड़ रुपये, कल्चरल मिनिस्ट्री ने 2016 में 100 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया मध्य प्रदेश सरकार को सिमस्ता महाकुंभ के लिए, और मध्य प्रदेश सरकार 3400 करोड़ खर्च कर चुकी है। लेकिन पूरी बेबाकी से मोदी और उनके मंत्रियों पर धर्म आधारित राजनीति करने का आरोप लगाने वाले ओवैसी खुद उसी राह पर चलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। You cannot justify withdrawal of cases of such heinous crimes. What BJP in Uttar Pradesh is doing is that they are doing appeasement of Hindutva. They are not governing that state under rule of law but by rule by religion. देश भर के मुसलमानों के बीच खुद को उनका प्रखर, मुकर और खुद मुख्तार नेता साबित करने की जल्दबाजी में ओवैसी ये भूल जाते हैं कि उनकी अपनी पार्टी की इमारत भी धर्म की जमीन पर ही टिकी है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि हैदराबाद में AIMIM का पिछले 5 दशकों से खासा प्रभाव रहा है और ये लगातार बढ़ा भी है। 1984 में सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी को पहली बार हैदराबाद लोकसभा सीट से जीत हासिल हुई। इसके बाद लगातार 6 बार यानी 2004 तक सीनियर ओवैसी हैदराबाद से सांसद चुने जाते रहे। पिता के बाद पार्टी की कमान असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में आ गई और वो पिछले 3 लोकसभा चुनावों से हैदराबाद सीट को अपने कब्जे में करते आ रहे हैं।
2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतकर ओवैसी ने हैदराबाद की जमीन से बाहर पांव पसारने का इरादा जाहिर कर दिया। इस बार ये पहली बार होगा जब उनकी पार्टी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाहर लोकसभा चुनाव में शिरकत करेगी। ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद से वर्तमान एमएलए इम्तियाज जलील और बिहार में किशनगंज से अपनी पार्टी के बिहार यूनिट चीफ अख्तर अल इमाम को मैदान में उतारकर देश की सत्ता के केंद्र की तरफ एक और छलांग लगा दी। मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम अहलियान महिला से गुजारिश कर रहा हूं। वो खुद भी हैदराबाद से लड़ रहे हैं और इन दिनों शहर के गली कूचों में घूम घूम कर अपना प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आज तक एक दिन के लिए उनके प्रचार अभियान का जायजा लेने पहुंचा। आपकी पार्टी को मजबूत करिए। कहीं पर भी ओवैसी के प्रचार की शुरुआत हुई मुगलपुरा इलाके में पदयात्रा से। यहाँ लोगों से दुआ सलाम और एहतराम के बीच ओवैसी अपने वोटरों को चुनाव की तारीख याद दिलाना नहीं भूले। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, दुआ फरमाइए। 11 अप्रैल को मजलिस छोड़ दीजिए। चार मीनार जिस शहर के रुतबे की गवाही देता है, हम उसी हैदराबाद में मौजूद हैं और वही चेहरा जो हैदराबाद में बैठे दिल्ली में हुकूमत को ललकारता है, उस चेहरे को समझने की कोशिश करेंगे। रूबरू होंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसके भाषणों के जरिए कई बार ये कहा जाता है कि वो एक खास कौम को सिर्फ एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। उनकी राजनीति में मोदी का एक ऐसा विपरीत स्वरूप दिखता है जिसमें वो मोदी को ललकार कर, हिंदुत्व को ललकार कर एक अलग किस्म की राजनीति करते हैं। जरा झांकते हैं इसी हैदराबाद शहर में, समझते हैं इस शख्सियत को और इसी के साथ इनके आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स को। जी हाँ, MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं पुराने शहर में और चार मीनार के इर्द गिर्द जितने लोग मौजूद हैं, कई लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। सुबह से रात तक का सफर असदुद्दीन ओवैसी के साथ। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि क्या हिंदुस्तान की राजनीति इस बार विचारधाराओं की एक ऐसी टक्कर है जिसमें एक तरफ मोदी और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, तो बीच में असदुद्दीन ओवैसी आखिर क्या कहने और समझाने की कर रहे हैं कोशिश। चलिए ओवैसी जी, दुआ फरमाइए। जरा सबको बोलिए 11 अप्रैल को वोट डालना है। ओवैसी साहब का ये अंदाज है, पैदल यात्रा पर पदयात्रा पर निकले और माइक से आप अनाउंस करते हैं। सर, कुछ हमारे दर्शक भी सुने, खुद बोल रहे हैं आप। हाँ, खुद बोल रहे हैं। क्योंकि बोलने की आदत है तो बकवास करते रहते हैं हम, पब्लिक को पसंद भी आता है। क्योंकि आवाम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 11 अप्रैल को वोट डालिए, क्योंकि अब हर एक घर जाकर बात करना मुश्किल है, तो इसके जरिए मोबाइल माइक MCC में अलाउड भी है, तो इसलिए हम इसके जरिए लोगों तक अपनी बात और आवाज को पहुंचाते हैं। यहाँ गलियों में भी वही मोदी पर हमला या फिर लोगों से जुड़े इश्यूज भी बोलते हैं? बिल्कुल। आप भी, मैं देख रही हूँ सर, आप भी वही वोट कर कह रहे हैं और PM कहते हैं तो आप गुस्सा आ जाते हैं। नहीं, देखिए हम अभी आप आने से पहले हम मुख्तलिफ गली कुचों में गए थे। वहाँ पर हमको खवातीन ने बताया कि यहाँ पर पानी की लाइन तो पड़ चुकी है, रोड का काम फौरन करवाइए। कहीं पर गए लोगों ने कहा कि सैनिटेशन का काम सही नहीं हो रहा है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सैनिटेशन का बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर सैनिटेशन स्टाफ को बढ़ाना है और ये काम हम बराबर, कोई काम से बच नहीं सकता। काम पब्लिक हमको देख के बोलती हुए नहीं देखे तो ही बोलती है। हैदराबाद का असर आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में कैसे होगा? क्योंकि आप सीधे मोदी को अगर टारगेट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये कहाँ ले जाएगा? नहीं, हमारी पूरी कोशिश ये है कि तेलंगाना में 17 पार्लियामेंट की सीटें हैं और मुझे पूरा यकीन है कि 16 सीट पर TRS और 1 सीट पर मेरी हैदराबाद की सीट पर कामयाबी होगी इंशाल्लाह। तो 17 पार्लियामेंट की सीटें यहाँ पर और आंध्रा में हमारे दोस्त जगन कम से कम 20 से 21 पार्लियामेंट सीट पर कामयाब होंगे। तो ये जो 36-37 सीट हमारे पास होंगी, ये खुद एक फेडरल फ्रंट की तरफ बहुत बड़ा कदम होगा। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ हम तायद कर रहे हैं। लेकिन विकास से ज्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो बीजेपी की है उस पर आप प्रहार करते हैं। यही आपको लगता है कि आपका वोट बैंक ये सुनना चाहता है इसलिए? नहीं, ये वोट बैंक जो है ये वोट बैंक नहीं है, बल्कि ये वोटर्स हैं। हम इनको बड़ी इज्जत से देखते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं और देखते हैं आप कैसे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम अहलियान महिला से गुजारिश कर रहा हूँ, 11 अप्रैल को मजलिस वोट देकर कामयाब करिए।
हैदराबाद में दिन जैसे जैसे चढ़ रहा था, ओवैसी की पदयात्रा में लोगों का हुजूम भी बढ़ता जा रहा था। इस यात्रा का अगला पड़ाव था कैफे, जहां बारी थी ओवैसी के साथ ईरानी चाय पर चर्चा की। और हैदराबाद में, जिसे इस पूरे शहर में लोग जानते हैं ओवैसी के नाम से, गॉडफादर के नाम से, वही MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ ईरानी चाय पर चर्चा हो रही है राजनीति की। इस चाय में और उस चाय में कहते हैं जमीन आसमान का फर्क है। उसी को समझने की कोशिश करेंगे, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। और ओवैसी साहब, आपके चाहने वाले तो चारों तरफ से घेर चुके हैं हमें। जी नहीं, हम आज तो इलेक्शन कैंपेन में हैं और पदयात्रा कर रहे हैं, तो यकीनन आवाम का पूरा सपोर्ट, ताईद, उनकी मोहब्बत और दुआएं हमारे साथ में हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ की हैदराबाद की चाय कामयाब होगी। 1565 किलोमीटर दूर और आपके चाहने वाले यहाँ पर, लेकिन दिल्ली से यहाँ पहुँचते पहुँचते ओवैसी साहब भी लगता है बदलते। हर तरह का सवाल पूछने की इजाजत होगी ना मुझे? हाँ, पूरा, आपको पूरी इजाजत है, जिस तरह के भी सवाल पूछने हो। बिल्कुल, आप मीडिया आजाद है, आप पूरा पूछिए। तो पहला सवाल ये, बीजेपी के पास राष्ट्रवाद है, भारत माता की जय है, आपके पास क्या है ओवैसी साहब? मेरे पास बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है। लेकिन जब आप भाषण देते हैं यहाँ पर शाम में, तब तो आप संविधान की बात नहीं करते सर, तब तो बीफ बिरयानी आ जाती है। क्या आपको याद होगा कि जब 2014 के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन में कह रहे थे कि पाकिस्तान के लोग आए थे, हमने उनको बिरयानी खिलाई। तो उन्हीं का जुमला मैं उनको याद दिलाया हूँ। मतलब किसी और पर नहीं, सीधे मोदी पर प्रहार करो। मतलब वो इसलिए क्योंकि ओवैसी साहब, आपको पता है कि ये लोग क्या सुनना चाहते हैं। आप यहाँ पर मौजूद है, ओवैसी जी के साथ अलग अलग जा रहे हैं, कौन सी बात अच्छी है इनकी? हर बात अच्छी है ओवैसी साहब। बस कीजिए, इतने भी मोहब्बत ठीक नहीं है। क्यों चौथी बार फिर से लोग चुने? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो बात है, कोई पार्टी में नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ भाषण के फैन हैं, इनके हाथ उठाइए। तभी मोदी पर हमला। कोई इलेक्शन, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कामयाबी हासिल नहीं करते सिर्फ भाषण की बुनियाद पर। भाषण के ऊपर नहीं जीतता, कोई तकरीर कर दिए और लोग हा जिंदाबाद हु हा हो गया, नहीं होता। ये एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। रोज सुबह पैदल यात्रा कर रहे हैं और फिर शाम में अपना वो जलसा करते हैं आप? हाँ, सुबह में 2-2.5 घंटे पदयात्रा, शाम में 4 बजे 6 बजे पदयात्रा, और फिर रात में नेशनल मीडिया के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं। रात में नेशनल मीडिया के लिए भड़काऊ भाषण जानबूझकर करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं, ताकि सुबह सुबह आप लोग जब उठते हैं तो आपको मालूम हो जाए कि भाई चलो ये कुछ बोले हैं और 6 बजे हमको करना है। सर, आपकी हाजिर जवाबी और आर्टिकुलेशन का कोई वो नहीं है, आसानी नहीं है, इसलिए 5 नाम मैं लूंगी, एक लाइन आपको उनके बारे में बोलनी है। नरेंद्र मोदी, जुमला पॉलिटिक्स। राहुल गांधी, अभी पॉलिटिशियन बन रहे हैं। प्रियंका वाड्रा, नहीं जानता उनको। नहीं जानता उनको, अभी आए हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे हैं। नितिन गडकरी, नागपुर का चुनाव हार सकते हैं अपनी पार्टी के इंटरनल ट्रबल की वजह से। अपनी पार्टी के इंटरनल ट्रबल की वजह से हार सकते हैं? हाँ, रविशंकर प्रसाद, वहां पे विरोध हो गया है पटना साहिब में, और गिरिराज सिंह जो आपके अति फेवरेट हैं, वो तो सीट बदलने से खफा है। नहीं, गिरिराज को तो अब वो इतना पाकिस्तान बोलते थे, अब उनको ही पाकिस्तान का मजा लग रहा है। अब चलिए ठीक है, ये अब चलते हैं आगे पैदल यात्रा, और वहां से देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी लोगों से कैसे रूबरू होते हैं। गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म चर्चा के बाद ओवैसी का काफिला फिर से सड़कों पर निकल पड़ा। वोट मांगने के साथ साथ ओवैसी अपने कामकाज का बही खाता बताना भी नहीं भूल रहे थे। लेकिन करते भी तो क्या, जरूरी भी है, मजबूरी भी। ये अन्नपूर्णा बॉक्स है। जब हमारे पार्टी का मेयर था यहाँ पर, हम लोग इसको शुरू किए थे तमिलनाडु के बाद। 5 रुपए में यहाँ पर एक थाली मिलती है। चलते चलते ओवैसी का काफिला उनके हॉस्पिटल की तरफ मुड़ गया। अस्पताल के चाक चौबंद इंतजाम और गरीबों के लिए सुविधाओं का तबसरा करते करते ओवैसी हमें यहाँ ले गए ऑक्सीजन प्यूरिफाइंग यूनिट की तरफ। दरअसल यहाँ आने की भी एक वजह थी। अब ओवैसी बेवजह तो कुछ करते नहीं,
इस मशीनों में विद ड्यू प्रोसेस उसको क्लीन किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिर ऑक्सीजन इज डिराइव फ्रॉम दैट एंड कन्वर्टेड इनटू प्योर ऑक्सीजन एंड देन यहाँ से सारे हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर एरियाज में सप्लाई किया जाता है। सो वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर्स और एनी अदर। ये काम गोरखपुर में हो सकता, क्या क्या कह रहे हैं आप ओवैसी जी? यही काम गोरखपुर में हो सकता है। इसी बहाने, यहाँ के बहाने भी आपने सीधे योगी पे चोट कर दिया। बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम एक अस्पताल चला रहे हैं और इस तरह का ऑक्सीजन यूनिट बनाए हैं तो गोरखपुर में क्यों नहीं कर सकते आप? हैरानी की बात नहीं कि क्या मरीज, क्या डॉक्टर, क्या मेडिकल स्टूडेंट, यहाँ हर कोई ओवैसी की शान में कसीदे पढ़ रहा था। ऐसे में हमने सोचा कि हैदराबाद के वोटरों के मन की असली बात अगर जाननी है तो हमें हैदराबाद में कुछ वक्त ओवैसी के बिना भी गुजारना होगा। इस इरादे के साथ हम निकल पड़े हैदराबाद के धड़कते दिल चार मीनार की ओर। मोती हैदराबाद के बड़े मशहूर हैं, तो मशहूर यहाँ के ओवैसी भी हैं। आप लोग सब वोट करते हो? जी हाँ, करते हैं ना, करते हैं। ये बताओ शहर में क्या बदला है? आप लोग तो मतलब चार मीनार के ठीक नीचे पूरी जिंदगी बिता रहे हो, क्या बदला है शहर में? वो 4 बार से सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्या बदला है? बहुत चीज बदली है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, पोल्यूशन बहुत होता था गाड़ियों की तरफ से, गाड़ियाँ बंद हो गए, सहूलत अच्छा है कारोबार के लिए, हर चीज अच्छी है। अच्छा किया ओवैसी ने? बहुत अच्छा काम करता है ओवैसी, इसलिए तो यहाँ की आवाम उसको चाहती है और वो बार बार आना पसंद करता है यहाँ से। जीत काम या भाषण? भाषण और काम दोनों है, क्योंकि जब तक भाषण पहले है। नहीं, वो काम करता है बल्कि हैदराबाद का 4 वक्त से सांसद है, अभी भी वो आएगा 100%, क्योंकि इसके मुकाबले कोई नहीं है। असद भाई। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पे स्कूल। काम या भाषण सुन रहे हो आप? मजा आ रहा है, मोदी जी को रोज कोसते हैं। नहीं, मोदी जी को कोसने की बात नहीं है मैडम, पब्लिक उनको ज्यादातर लाइक कर दिए। अब जैसा ये तो नहीं है कि यहाँ के डॉन है, कोई डरता है उनके बारे में बोलने से? हाँ, कोई डरते वरते कुछ भी नहीं, सच बोलने वाली जमात आवाज उठाने वाली है। तो वैसे साहब को देखते हो आप लोग? हाँ, देखते हैं। क्या मतलब भाषण जो देते हैं वो अच्छा लगता है क्योंकि वो सबको ललकारते हैं? नहीं ललकारते कहाँ, जो भी बोलते हैं अच्छे बोलते हैं, अच्छा लगता है उसका सुनने में। किसी का नहीं है। कौन भाषण देता है? भाषण तो अकबर देते, जो भाषण देते हैं वो खाली मुसलमानों की बात करते हैं, बस उतना ही। मुसलमान को हेल्प ये नहीं है कि वो घर बच्चों का है, इसका है, कोई एहतमाम करेंगे, वो करेंगे अपन बात बोल के, वो नहीं है उन लोग। और कोई है जिसको ऐसा लगता है? नहीं लगता ऐसा। आप लोग वोट करते हो? हाँ जी हाँ, करते। जी हाँ करते। किसको करोगे? मतलब क्या सोच के वोट करोगे, क्या सोच के वोट करते हो? यही कि हमारा ये इंडिया जो है, हमारा हैदराबाद अच्छे से अच्छा हो जाए। हैदराबाद के गली कूचो बाजारों में चुनाव की चर्चा गर्म है। ओवैसी के तमाम चाहने वालों के शोर के बीच दबी जुबान में कुछ शिकायतें और वजाहतें भी सुनने को मिली, लेकिन इस सारी गहमा गहमी और हैदराबाद के बाजार को पीछे छोड़ हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर। पुराने हैदराबाद के दबीरपुरा में खासी चहल पहल के बीच मंच को सजाया जा रहा था। मंच से कसीदे पढ़े जा रहे थे और लोगों का हुजूम पलके बिछाए किसी की राह देख रहा था। इंतजार खत्म हुआ और ओवैसी आ पहुंचे। जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, हैदराबाद के पुराने शहर की गलियों से जो शख्स दिन में गॉडफादर बना हुआ था, वही शख्स अब जैसा खुद ही इंटरव्यू में कहा था, ठीक रात के 9:28 हो रहे हैं और इसी पुराने हैदराबाद में डेविलपुरा में अब आप देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को मंच पर। कहा था इंटरव्यू में कि शाम के वक्त पर मैं नाशी मीडिया के लिए भड़काऊ भाषण देता हूं और अब शायद उसी भड़काऊ भाषण के साथ नरेंद्र मोदी पर इसी शहर में, इसी पुराने हैदराबाद में बीच चौराहे पर लोगों से रूबरू होते हुए आप असदुद्दीन ओवैसी को ऐसे ही भड़काऊ भाषण के जरिए एक खास वोट बैंक को अपनी मुट्ठी में करते हुए देखेंगे। आइए सुनिए। इस वक्त तक अंदेशा तो था, लेकिन यकीन नहीं था कि अब हमारी मुलाकात एक दूसरे ही ओवैसी से होने जा रही है। इस बार वो मंच पर आए तो वही कर दिखाया जो सुबह हमसे कहा था। प्रेस में एक बड़े ही माहिर का आर्टिकल आया, उन्होंने लिखा कि 2017 में 716 मुसलमानों के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया। अब जब हम ये बयान करते हैं
तो मेरे मुखालिफ कहते हैं कि देखो ये फिर से भड़काऊ भाषण दे रहा है। नहीं, मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं हकीकत को बयान कर रहा हूँ। ओवैसी के हिसाब से तो वो हकीकत बयान कर रहे थे, लेकिन अपनी हकीकत के चश्मे से वो किसे क्या रंग देना चाह रहे थे ये साफ साफ नजर आ रहा था। जो गुरुग्राम में वाकया हुआ, क्या वो शर्मनाक नहीं है कि 70 साल के बाद भी आप घर में घुसकर मार रहे और कह रहे हैं कि भाग पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना जालिमों? तुम्हारे पास लठ है, तुम्हारे पास तादाद है, तुम्हारे पास मोदी है, तुम्हारे पास हुकूमत की ताकत है, तुम्हारे पास पुलिस का सपोर्ट है, तो तुम लट लेकर हमको मार के बोले पाकिस्तान चले जाओ। सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे लट की मार नागर अखलाक जैसे लोग मर भी जाएंगे या जुनैद जैसे बच्चे शहीद हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे हम। पूरे भाषण के दौरान असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री को पानी पी पी कर कोसते रहे। पुलवामा, बालाकोट, सैटेलाइट, मसूद, शुरू से लेकर अंत तक बस मोदी ही मोदी। भारत माता की। अच्छे दिन नहीं आए। वजीर आजम ने वादा किया था 2014 में मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कहां है 2 करोड़ नौकरियां? वजीर आजम, आज भी हिंदुस्तान का नौजवान आपसे पूछ रहा है, जब आप स्पेस के सैटेलाइट को बर्बाद कर सकते तो क्यों नहीं आप नौकरियां पैदा कर सकते? आप जब स्पेस के सैटेलाइट को बर्बाद कर सकते, आप नौकरियां क्यों नहीं पैदा कर सकते? अगर आप स्पेस में जाकर सैटेलाइट को मार सकते तो मसूद अजहर की लाश हमको क्यों नहीं दिखा सकते आप? वो हाफिज सईद जिसने मुंबई के रोडों पर, होटलों पर 26/11 में मासूम हिंदुस्तानियों को खत्म किया, क्यों नहीं आप उसको मार सकते? बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये 56 इंच का सीना जो आपका है, क्या इसमें चीन से डर क्यों है आपको? चीन से क्यों डरते आप? ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि अपनी सियासत का चेहरा चमकाने की फिराक में प्रधानमंत्री पर आरोपों की झड़ी लगाने से भी नहीं चूके। कभी बोले मैं चाय वाला, हम बोले कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है। फिर बोले मैं माँ गंगा का बेटा हूँ, यकीनन हो आप होंगे। बोले मैं फकीर हूँ, तो हमने कहा वो तो नजर नहीं आते। फिर कहा मेरा काम क्या, मैं चले जाऊंगा, हमने कहा जरूर जाएंगे, सब जाएंगे दुनिया से। अब जाके बोल रहे मैं चौकीदार। अरे कैसे चौकीदार है आप? मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में बम ब्लास्ट, समझौता बम ब्लास्ट, मगर जितने एक्यूज थे वो आपके महबूब, आप उनको बचाना चाहते। पूरे भाषण के दौरान ओवैसी एक बात पर जरूर टिके रहे कि वे खराब हैं, हम अच्छे हैं, वे उन्मादी हैं और हम राष्ट्रवादी। मकसद क्या है? नफरत पैदा करना। मकसद क्या है कि जिसका नाम इमरान मसूद, जिसका नाम मसूद, उसको मिला देना। इनके कारनामों की लिस्ट बड़ी लंबी है, बड़ी लंबी इनकी लिस्ट है। और जब हम ये सवालात को बयान करते हैं तो हर तकरीर के बाद, अब आप कल देखेंगे, कल शाम में 6 बजे से 9 बजे तक आपका ये भाई कल टीवी में मेरा निकाह होगा। तो इसी ने फिर से ये कहा। क्यों कहा? क्योंकि मोदी को बोला। इनको इनकी पॉलिसी क्या है कि सबको बोलना, नरेंद्र मोदी को नहीं बोलना। और हमारी फितरत ये कि किसी को नहीं बोलेंगे, मोदी को ही बोलेंगे। हमारे पास सिर्फ 10 दिन का हथियार है लड़ने के लिए। लगे हाथ ओवैसी गरीबों और मजलूमों को सहारा देने के बोझ से झुके जा रहे, अपने कंधों को सहलाना भी नहीं भूले। मैं दूसरों की तरह जाकर सिर्फ देखकर सर को हिलाकर नहीं आ सकता। मुझे आवाम ने इसलिए मुंतखब किया कि तुम जाओ, तुम जाकर मजलूमों की आवाज बनो, तुम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ो, तुम हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करो, तुम हिंदुस्तान के दस्तूर जिसको अम्बेडकर ने बनाया उसको इस्तेमाल करो, हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करो। मेरा काम तो यही रहा है।
एक तरफ नाना और दूसरी तरफ उन्माद की खेती। और इन सब के बीच ओवैसी को याद आया कि शायद वो टॉपिक से भटक गए हैं। बड़ी देर से भाषण में मोदी और उनकी पार्टी का नाम नहीं लिया। क्या बोल सकते वजीर आजम के बारे में? इनको कुछ बोले तो वजीर आजम अपने आप के समझ रहे कि मैं इंडिया हूं, मैं इंडिया हूं। मुझे कोई बोला तो उन्हें एंटी नेशनल है। हिंदुस्तान के वजीर आजम आप इंडिया नहीं है। जो बीजेपी के खिलाफ है वो जमहूरियत के साथ है, जो बीजेपी के खिलाफ है वो संविधान के साथ है, जो मोदी के खिलाफ है वो हिंदुस्तान की जमहूरियत के साथ है। ये हमारा पैगाम हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए। हमें लगा था अब तो बस भाषण खत्म हुआ ही समझो, लेकिन दुनिया भर की सियासत करने के बाद ओवैसी ने एक ऐसा दिव्य वाक्य बोला कि दिल बाग बाग हो गया। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि जो जिम्मेदारी मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी, मैं उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाऊं, और वही कोशिश कर रहा हूं। मुझे अब दुनिया इस सियासत में मेरे को कोई मंत्री का शौक नहीं है, ना रहेगा इंशाअल्लाह का। अल्लाह ने ऐसी मुकाम दिया, ऐसी इज्जत दिया कि जो शायद हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी इस तरह की मोहब्बत मिलती होगी। वाह ओवैसी जी वाह, सियासत का शौक आपको नहीं, धर्म की राजनीति आप नहीं करते, भड़काऊ भाषण आप नहीं देते, यानी ये तमाम इंतजाम बस यूं ही, ये भीड़ बस यूं ही, ये शोर शराबा, ये लाउड स्पीकर बस यूं ही, तो तुम लट लेकर उनको मार के ये आग उगलते बयान बस यूं ही, आपका सब कुछ बस यूं ही। अब बस भी कीजिए ओवैसी जी, रुलाएंगे क्या? अपना भाषण खत्म करके ओवैसी उतरने लगे तो लोगों का हुजूम उनके इस्तकबाल के लिए उमड़ पड़ा। ये भाषण का असर था या अपने नेता के लिए लोगों का प्यार, कोई नहीं कह सकता। खैर, हमने सोचा कि क्यों न ओवैसी जी से ही पूछा जाए कि आखिर माजरा है क्या। ये दिन ढलते ढलते उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। कैंपेन ट्रेल में सुबह से शाम हो गई। शाम क्या, लगभग 9:30 बजे शुरुआत हुई और पुराने हैदराबाद के इस हिस्से में ओवैसी साहब ने इसी मंच से आखिर नेशनल मीडिया के लिए भड़काऊ भाषण दे ही दिया। अरे क्या भड़काऊ भाषण है, क्या भड़काऊ भाषण है, क्या है भड़काऊ? एक ही पैगाम है आपका, मोदी से नफरत करो। नहीं, मोदी से जमहूरी अंदाज में मुकाबला करो, मोदी को पॉलिटिकली डिफीट करो। यही तो मैं बात कह रहा था कि मोदी को बोलो तो भड़काऊ भाषण, मोदी को बोलो तो एंटी नेशनल। अरे भाई, मोदी भारत नहीं है, ना असद ओवैसी भारत है। हम तमाम भारत की वजह से हम हैं। ये कल हम जाएंगे, कल चले जाएंगे, तो क्या ये है क्या? पर ओवैसी साहब, शाम के इस पहर में होता क्या है आपका अवतार बिल्कुल बदल जाता है। क्या? मतलब दिन में तो सर जब आप गलियों से गुजर रहे थे तो उस अंदाज में नहीं थे। क्यों मैं सही कह रही हूँ, नहीं कह रही हूँ? अलग ये शाम होते होते ओवैसी साहब जब यहाँ पर आते हैं मंच से तो अलग एक तेवर आ जाता। नहीं, देखिए, आपको अपना पैगाम कम्युनिकेट करना है और कम्युनिकेट करना है, लोगों को मालूम होना, इसीलिए तो इतनी भीड़ जमा होती है ना। और रोज सारे हाँ मिला रहे थे, हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हाँ। आप उस खौफ पर खेलते हैं ना वैसे जी। आपने कहा ना कि मेजॉरिटी का रुतबा नहीं चलेगा, मतलब माइनॉरिटी में डर पैदा करो। नहीं, मैं बिल्कुल, तो वही तो बीजेपी कर रही है, मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। बीजेपी कह रही है कि हमारे रहमो करम पर आप जिंदा हैं, हमारी वजह से सेकुलरिज्म जिंदा है। हम कह रहे हैं कि संविधान, मेरे एक एक जुमले में संविधान है। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और आपको हुकूमत करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के तहत करना है। और आप ये पैट्रोनाइज या डराकर हमको ये नहीं कह सकते। यही तो बात हम कह रहे हैं। ठाई ठाई कह दिया आपने। हाँ बिल्कुल, टाई टाई हो गया, एंटी क्लाइमेक्स हो गया। हम तो समझे थे कि शायद वो शैतान मसूद अजहर, शायद उसका खात्मा हो गया, या फिर वो सईद का कुछ हो गया, या फिर कुछ हुआ होगा, मगर ये तो लगा कि दूसरा ही मामला हो गया। और वो तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत गर्व का, कि हम चौथा ऐसा देश विश्व का बन गए हैं जो हम एसैट। नहीं, यकीनन ये हमारे मुल्क के लिए एक एजाज की बात है, मगर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि फिर क्या ये हमारे लिए एजाज की बात है कि हमारे पास वेस्टेड स्टेंटेड चिल्ड्रन सबसे ज्यादा हैं? क्या हमारे पास बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है? एक सेंसिटिव सवाल पूछूं? नहीं मैडम, आप जब से क्या पूछ रहे थे? नॉन सेंसिटिव पूछ रहे थे क्या आप? तो पीछे किसी की फोटो लगी हुई है। हाँ,
पर वो दिखते नहीं है मीडिया में। कहाँ? वो भी मोदी जी जैसे ही हो गए नहीं, हैं। उनकी- या आप अपने भाई को मीडिया से बचा ले जाते हैं? नहीं, उनकी काबिलियत ये है कि नहीं दिखते हुए भी आप उनको दिखाते हैं। पर आप तो डिसेंट और इन चीजों से अग्री करते हैं, तो फिर कभी उनको भी लाइए हमारे सामने, अरे- हम भी उनसे पूछें 4 सवाल। अरे कल जलसे में थे, आप जल्दी आ जाते तो उनसे मुलाकात करा देते। इंटरव्यू नहीं देते ना वो, इंटरव्यू नहीं देते। अब देखिए, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, मैंने कहा कि इंटरव्यू जो आप भी है। बैलेंस्ड हैं। नहीं बैलेंस नहीं, हरगिज नहीं हूँ, नॉन बैलेंस आदमी हूँ मैं। दाढ़ी वाला आदमी कभी बैलेंस हो सकता है मैडम? नहीं, हरगिज नहीं। अकबर साहब आएंगे। मोदी लहर का सवाल पूछा गया था, मोदी लहर आपको दिखाई दे रही है क्या? कहाँ है लहर? एक स्पीच में मोदी अच्छे दिन की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए बोल दें, वो अब लाल बहादुर स्टेडियम आ रहे हैं, सुना 1 तारीख को, बोले अच्छे दिन आए तो हैदराबाद के गली कूंचों से आवाज आएगी नहीं आए नहीं आए नहीं आए। तो हिंदुस्तान की आवाम अब थक चुकी है इनके हम हैदराबाद में बोलते हैं इनके खट्टे डायलॉगों से। ये खट्टे डायलॉग अब नहीं चलने वाले। तो फाइनल तस्वीर आपको क्या दिखाई दे रही है? आप कह रहे हैं कि हवा हो जाएंगे, लापता हो जाएंगे मोदी, क्या उभरेगा? मुझे पूरा यकीन है कि इनके जो दावे और जुमले जो वादे किए गए थे वो पूरे गलत साबित हुए। ये भाषण ही है ना जो असदुद्दीन ओवैसी को असदुद्दीन ओवैसी बनाता है। नहीं, जितने तेलंगाना में लोकसभा के एमपीज हैं, सबसे ज्यादा मैंने अपने एमपी लैड फंड्स को इस्तेमाल किया। आप इस जनता को ये मत समझिए कि डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वोट डालेंगे। इनको डेवलपमेंट भी होना, इनको कोई साथ देने वाला भी होना, इनके आंसू पोंछने वाला होना, इनकी खुशी में शामिल रहने वाला होना। इनको ऐसा आदमी चाहिए जो एक फोन करे तो उनके पास दौड़ कर आए। वो हमारी पार्टी करती आ रही है, इसीलिए हम जीतते हैं। ये भाषण की वजह से नहीं जीतते। बीजेपी एक मर्तबा जीत गई भाषण से, दूसरी मर्तबा भाषण उनका वाटरलू होगा। चलिए इसी के साथ इस कैंपेन ट्रेल का अंत करते हैं। टोपी और दाढ़ी के इर्द गिर्द घूमता हुआ एक भाषण, जिसे दिन में ही कहा था कि नेशनल मीडिया के लिए भड़काऊ भाषण दूंगा, लेकिन यहाँ से एक पूरे चुनावी सफर की कहानी शुरू होगी और लगातार उस पर हम कवरेज भी करते रहेंगे। इंटरव्यू खत्म करके ओवैसी अपनी बाइक पर सवार होकर निकल गए और पीछे छोड़ गए उन तमाम लोगों का हुजूम, जिनमें से ज्यादातर शायद जानते भी न हो कि जिसमें वो शामिल है आखिर वो खेल किसका है, खिलाड़ी कौन है, खेल कौन रहा है और खेला कौन जा रहा है। हर नेता की अपनी चाल, चेहरा और चरित्र होता है। आज दिन भर ओवैसी के साथ रहकर हमने खुद को मुस्लिम जगत के कद्दावर नेता के रूप में स्थापित करने की चाह रखने वाले ओवैसी को डिकोड करने की कोशिश की। ओवैसी जनसभाओं में दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, संसद में आक्रामक वक्ता है, लेकिन आने वाला वक्त यह तय करेगा कि वास्तव में ओवैसी धर्म की सियासत ही अख्तियार करते रह जाएंगे या फिर सियासत का धर्म भी निभाएंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।